नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों की पावर्स, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या इनके बीच में अंतर है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे बड़े पॉइंट के साथ, और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका अस्तित्व भी डिपेंड करता है लेजिस्लेटिव असेंबली पे। विधान परिषद का अस्तित्व डिपेंड करता है विधानसभा के ऊपर। एक विधानसभा डिसाइड करेगी किसी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी या नहीं होगी। वो इसके लिए एक रिकमेंडेशन भेजेगी पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट से फिर उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी जाएगी, या फिर उसको वो हटाने के लिए भी रिकमेंडेशन भेज सकती है। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं वो भारत की हर स्टेट में नहीं है। सिर्फ 6 ऐसे स्टेट हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद एग्जिस्ट करती है, और वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो अब चर्चा करते हैं कि इनमें इलेक्शन किस प्रकार होते हैं। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा में इलेक्शंस, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। जनता खुद चुनती है अपने प्रतिनिधियों को, एमएलएस को। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसके 5/6 ऑफ द मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स के द्वारा, और 1/6 जो मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। अब जो नॉमिनेट किए गए मेंबर हैं वो अपने अपने फील्ड में अपने अपने एक्सपर्ट होते हैं। उनको इंक्लूड इसलिए किया जाता है ताकि लॉ मेकिंग में एक्सपर्ट और प्रोफेशनल्स का मत रखा जा सके। तो बात करते हैं बिल्स के ऊपर। तो ऑर्डिनरी बिल की हम लोग बात करें तो ऑर्डिनरी बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है और असेंबली में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। मान लीजिए कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ है लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वो वहाँ से पास होके जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल उस बिल का क्या कर सकती है, या तो वो अपना असेंट दे सकती है, बिल पे सहमति दे देगी, या फिर बिल को रिजेक्ट कर देगी, या फिर बिल को लौटा देगी कुछ रिकमेंडेशंस के साथ। और ये काम उन्हें उसे 3 महीने के अंदर अंदर करना है। अगर मान लीजिए अगर वो बिल को लौटा देती है कुछ रिकमेंडेशंस के साथ, तो वो बिल फिर से जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। अब वो लोग इसका क्या करें रिकमेंडेशंस का, या तो वो मान सकते हैं रिकमेंडेशंस को, या फिर रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर असेंबली रिजेक्ट कर देती है रिकमेंडेशंस को, तो वो फिर बिल वहाँ से पास होकर दोबारा जाएगा काउंसिल के पास। और अगर काउंसिल दोबारा फिर कुछ रिकमेंडेशन देती है और फिर नहीं मानते हैं वो, तो फिर बिल पास ही माना जाएगा। मतलब ओवरऑल ये कह सकते हैं कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली अड़ ही जाए कि हमें बिल पास करना ही है, तो वो बिल फिर पास होके ही रहेगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल उसका बस क्या कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने उसको डिले करवा सकती है। 3 महीने के अंदर अंदर उसको पहली बार में जवाब देना है, दूसरी बार फिर जब बिल जाएगा उनके पास तो 1 महीने के अंदर उनको डिसीजन लेना है। 1 महीने के अंदर डिसीजन नहीं लेते या रिजेक्ट कर देते हैं या कुछ और रिकमेंडेशन दे देते हैं, तो फिर बिल पास ही माना जाएगा और वो फिर बिल चला जाएगा गवर्नर के पास। तो चलिए अब बात करते हैं ऐसे बिल जो कि इंट्रोड्यूस किए जाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ, फिर वो वहाँ से पास होके जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। अब लेजिस्लेटिव असेंबली के पास क्या कर सकती है, उस पर अपना सेंट दे सकती है, या फिर उस बिल के रिकमेंडेशन दे सकती है, या फिर बिल को रिजेक्ट कर सकती है। मान लीजिए अगर कोई बिल उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर जो बिल है वो फिर एंड हो जाएगा, मतलब फिर वो बिल लागू नहीं होगा, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे असेंबली वाला केस नहीं है कि बिल वापस जाए और फिर वो पास हो जाए, यानी कि वो ओवर राइडिंग पावर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। और यहाँ पे जो डेडलॉक क्रिएट होता है दोनों हाउसेस के बीच मतभेद जो हैं, मतलब बिल एक हाउस में पास हो गया, दूसरे में पास नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए कोई जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है जो हमें सेंटर में देखने को मिलता है। सेंटर में जो प्रेसिडेंट है वो जॉइंट सिटिंग करवा सकता है अगर कोई डेडलॉक क्रिएट हो रहा है बिल के पास में। तो नेक्स्ट हम मनी बिल की बात करें तो मनी बिल सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस होगा किसी मंत्री द्वारा। वो विधान परिषद में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते उसको। और मनी बिल जब फिर विधान परिषद के पास जाएगा तो वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, सिर्फ 14 दिन के अंदर उसको बिल को लौटाना है, विद रिकमेंडेशंस और विदाउट रिकमेंडेशन। और रिकमेंडेशन को मानना ना मानना ये निर्भर करता है विधानसभा के ऊपर, वो बाध्य नहीं है इनके लिए। नेक्स्ट बात करें तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, जो अविश्वास प्रस्ताव पास किया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में ही पास होगा। वो विधान परिषद में उसका कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पे वो प्रस्ताव नहीं ला सकते।
तो नेक्स्ट बात करते हैं जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं या राज्यसभा के मेंबर्स जो जिनका इलेक्शन होता है, तो वहाँ पे उस इलेक्शंस में ये लोग पार्ट नहीं लेते, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल उन इलेक्शंस में पार्ट नहीं ले सकती, उनका कोई रोल नहीं है उसमें। जो बजट होता है, बजट इंट्रोड्यूस जो होता है स्टेट में, उस बजट को सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उस डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में वोट नहीं दे सकते, लेजिस्लेटिव काउंसिल वोट नहीं कर सकती डिमांड ऑफ ग्रांट्स के लिए। तो कुल मिलाकर ये है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल से। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को फिर बनाई क्यों गया है, इसके पास इतनी कम पावर्स हैं। और तो एक रीज़न ये है कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली में सारे चुने हुए मेंबर्स हैं, जनता के द्वारा चुने गए हैं, तो डेफिनेटली उसके पास ज़्यादा पावर्स होनी चाहिए। अब इसको क्यों बनाया गया है, क्योंकि इसमें 1/6 जो मेंबर्स होते हैं वो एक्सपर्ट नॉमिनेट किए जाते हैं डिफरेंट फील्ड्स में, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस वगैरह में एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर द्वारा। तो यहाँ पे उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिलता है, एक बेटर माइंडसेट लॉ मेकिंग में हमारे लिए हेल्प करता है। और ये ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्ट इलेक्शंस फेस नहीं कर सकते। और हम लोग बात करें मिनिस्टर्स या सीएम, वो दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस का हो सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी हो सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का भी हो सकता है, विधानसभा का भी हो सकता है, विधान परिषद का भी हो सकता है। और मान लीजिए कोई बिल बहुत ही जल्दबाजी में पास कर दिया विधानसभा ने, बहुत ही केयरलेस तरीके से, और उस पर ज़्यादा सोच विचार नहीं किया गया है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसको एक तरीके से चेक कर सकते हैं वो लोग। तो ये एक और फ़ायदा है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। तो ये थी आज की वीडियो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो या फिर आपका कोई सुझाव हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए हमारा चैनल।